100% क्वेश्चन आना है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जो भी बच्चे एग्जाम देते हैं, और इन्होंने भी मेंशन किया हो, ये सक्सेस टिप्स में मेंशन किया हुआ है, द टॉपिक ऑफ अर्निंग पर शेयर हैज बीन टेस्टेड कंटिन्यूसली ऑन द सीपी एग्जाम ऑफन थ्रू कैलकुलेशन, सेवरल क्वेश्चन टेस्टिंग अर्निंग पर शेयर विल लाइकली अपीयर ऑन द एग्जाम। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो जहां कहीं भी ये सक्सेस टिप्स लिखी हैं, इसका मतलब उसमें से क्वेश्चन आना ही है, और अच्छे खासे क्वेश्चंस आने हैं। तो हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अर्निंग पर शेयर को हम समझते हैं कि अर्निंग पर शेयर क्या होता है। तो अर्निंग पर शेयर ईपीएस का कैलकुलेशन करना है, यूएससीपीए स्टडी यूनिट 3 में ये टेस्ट है और वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम बात कर रहे हैं अर्निंग पर शेयर किस तरीके से कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी हमें यहां पर समझनी होगी कि अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर के ऊपर कितना अर्न किया जा रहा है। तो पहले इसके लिए एक फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं फिर उसको समझते हैं। फॉर्मूला मतलब यहां पर बात करते हैं अर्निंग अवेलेबल, अर्निंग जो है अवेलेबल कितनी है टू इक्विटी शेयर। इक्विटी को मतलब यहां पर क्या बोला जाता है, कॉमन स्टॉक, कि अर्निंग एक कॉमन स्टॉक के लिए कितनी अवेलेबल है, उसको हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड, ये मैं नीचे डिवाइड का निशान यहां बना लेता हूं। सो हमने यहां पे डिवाइड करना है वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर, वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर। अब देखने को तो ये बहुत आसान सा फॉर्मूला है कि अर्निंग अवेलेबल टू कॉमन स्टॉक डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर, लेकिन इसको एक्चुअल में अभी समझना है तो दोनों को टर्मिनोलॉजी को हम क्या करेंगे, अलग अलग समझेंगे। तो आज अभी सबसे पहले डिनोमिनेटर को हम समझ रहे हैं कि वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो देखिए यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम का वेट देना पड़ेगा। किसका, टाइम के वेट में। इसके लिए मैं एक एग्जांपल बनाता हूं। जैसे मान के चलिए एक कंपनी है, उसका यूएस कंपनी है, उसका स्टार्टिंग ईयर 01/2021 हम ले लेते हैं। उसके पास स्टार्टिंग में 10,000 शेयर थे और एक शेयर की जो कीमत है वो 15 रुपये या 10 रुपीज़ ले लेते हैं, ठीक है। 10,000 के शेयर तो, और एक शेयर की कीमत $10 है। उसने क्या किया, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च को 15,000 शेयर और इशू किए हैं, वो भी $10 है। डॉलर हमारे लिए रिलेवेंट है फिर भी मैं लिख रहा हूं। फिर हमने 30 जून को और इशू कर दिए 25,000 शेयर, वो $15 के और $10 के, सॉरी। और हमने बीच में क्या किया, कुछ शेयर को बायबैक कर लिया। 30 सितंबर को हमने इसमें से कुछ शेयर बायबैक कर लिए, 15,000 शेयर। यहां मैं लिख दे रहा हूं बायबैक मतलब हमने हमारे शेयर खुद री एक्वायर कर लिए। अब क्योंकि शेयर्स अलग अलग डेट पर इशू किए गए हैं तो उसके लिए हमें अलग अलग क्या करना पड़ेगा, वेटेज निकालना है, टाइम का वेट देके निकालना है। क्योंकि हर शेयर, ये वाले शेयर ने तो साल भर कॉन्ट्री जो भी इनकम कमाई है उस पर उसका हिस्सा मिलना चाहिए। ये वाले शेयर को हिस्सा कहाँ से मिलना चाहिए, 31 मार्च में इनको इशू किया गया तो इनको 31 मार्च में से हिस्सा मिलना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसके लिए प्रोडक्ट मेथड, बुक्स में कोई प्रोडक्ट वगैरह नहीं लिखा है लेकिन मैं लिख रहा हूँ केवल। प्रोडक्ट मेथड से हम क्या करेंगे, वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर को निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जनवरी 1
2021 को मेरे पास 10,000 शेयर हैं। मुझे बताइए पहला चेंज कब आ रहा है? फर्स्ट चेंज, पहली बार हमने नए शेयर कब इशू किए? 1 जनवरी। पहला चेंज आ रहा है 31 मार्च को, तो ये एज इट इज कितने महीने रहे? 3 मंथ, जनवरी फरवरी मार्च। उसके बाद मुझे बताइए 31 मार्च को कितने नंबर ऑफ शेयर हो गए हमारे पास? 15,000 इशू कर दिए तो 25,000 शेयर हो गए। तो इसका ड्यूरेशन, अगला चेंज कब आ रहा है? मार्च के बाद, जून में। तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून, यहां पे भी 3 महीने हो गए। उसके बाद 30 जून को शेयर कितने हो गए मेरे पास? 50,000 शेयर। 50। अगला चेंज कब है? सितंबर में, वो भी 3 महीने कोइंसिडेंट, जुलाई अगस्त सितंबर। जरूरी नहीं कि हर बार 3-3 महीने, मैंने ऐसा एग्जांपल लिए। 30 सितंबर को मेरे पास शेयर कितने हो गए? 35,000 हो गए ना। 15,000 बायबैक कर लिए तो चले गए। और ये एज इट इज कब तक रहे? ईयर एंड तक। अगर मैं ईयर एंड बात करूं तो वो भी 3 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो आपने ये निकाल लिया। अब आपने क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई करना। 10,000 इंटू 3 30,000, 25 इंटू 3 75,000, 50,000 इंटू 3 1,50,000, 35,000 इंटू 3 कितना होगा? 1,50,000। तो 1,05,000 सबको उठा के आप क्या करें? जोड़ दें। सबसे पहले जोड़ दें, ये आया 3,60,000 और इस 3,60,000 को किससे डिवाइड कर दें? 1 बाई। तो ये जो आपका हो गया, ये 30,000 शेयर, ये आपके क्या है? वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर। दिस इज कॉल्ड वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? वेटेड एवरेज टाइम का यहां पर क्या देना है? वेट देना है। किसी को कोई प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में? ठीक है सर। तो सर ये 30,000 हमने पर मंथ का निकाला है। ये 30,000 आउटस्टैंडिंग, मतलब अलग अलग देखा जाए तो ये 10,000 3 महीने थे, तो हम यहाँ पे 30,000 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई करते तो कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहे? इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 करते तो इसमें 7,500 आता। तो मैंने सबका क्या ले लिया? एक साथ प्रोपोर्शनेट ले लिया 1/12 करके। मतलब ये मेरे इंटायर पीरियड में क्या रहे हैं? आउटस्टैंडिंग रहे हैं। इंटायर पीरियड में 30,000 शेयर क्या है? पूरे साल भर क्या रहे हैं? आउटस्टैंडिंग। 7,500 3 महीने रहे थे, 25,000 को फिर निकालें हम, तो यहाँ पे भी ऐसा कर सकते थे अपन 25,000 इंटू 3/12। तो ऐसे अलग अलग करते। इससे अच्छा हमने क्या किया? नीचे एंड में एक बार मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके कंसीडर कर लिया। तो ये हमने टाइम का वेट दिया है। तो ओवरऑल 30,000 शेयर जो हैं वो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक आउटस्टैंडिंग रहे हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर निकालना आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सर वेटेड एवरेज निकाल लिया। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं अर्निंग अवेलेबल टू, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू कॉमन स्टॉक। तो मुझे बताइए जो कॉमन स्टॉक है उनको रेसिडुअल अर्निंग मिलती है। रेसिडुअल अर्निंग का मतलब होता है कि जब सबको पैसा बांट दिया जाए और उसके बाद भी कुछ बच जाए तो हम वो क्या करते हैं? कॉमन स्टॉक को देते हैं। सबको पैसा बांटने के बाद अगर कुछ पैसा बच जाता है तो वो किसको दिया जाता है? सबको बांटने के बाद मतलब सर जो नेट प्रॉफिट आप कमाएंगे यही तो बांटेंगे। बट इस नेट प्रॉफिट में से आपने क्या करना है? सबसे पहले गवर्नमेंट को क्या दे देना है? टैक्स दे देना है। गवर्नमेंट प्रॉफिट के ऊपर टैक्स ले जाएगी। उसके बाद अगर कंपनी के पास प्रेफर्ड स्टॉक है तो प्रेफरेंस स्टॉक का क्या दे देंगे हम? डिविडेंड।
तो इन दोनों को, गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद, प्रेफरेंस डिविडेंड बांटने के बाद जो भी हिस्सा बचता है, इसी को क्या बोलते हैं? अर्निंग एट्रीब्यूटेबल, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू कॉमन स्टॉक। तो कॉमन स्टॉक को क्या है, इन सबको बांटने के बाद पैसा दे दिया जाता है, टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड। तो पहले आपको क्वेश्चन ने अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है तो उसमें से टैक्स माइनस कीजिए। यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं बोलते हैं, नेट इनकम बोलते हैं, और सबको पता है नेट इनकम का मतलब क्या होता है, आफ्टर टैक्स होता है। तो माइनस डिविडेंड किसका, केवल किसका माइनस करना है? प्रेफरेंस का। प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद जो आएगा उसको हम क्या करेंगे? वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारा निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? ईपीएस। और इस ईपीएस का नाम है बेसिक ईपीएस, इसको बोला जाता है बीईपीएस, बेसिक अर्निंग पर शेयर बोला जाता है। ठीक है सर। सो अब हम यहां पर बात करते हैं कि बेसिक अर्निंग पर शेयर इसको हम बोलते हैं। अब हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा प्रेफरेंस डिविडेंड के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? प्रेफरेंस शेयर के रिस्पेक्ट में। देखिए प्रेफरेंस शेयर ना बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, और एक होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। क्या किसी को डिफरेंस पता है? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, एनी आइडिया, एनीवन कि प्रेफरेंस दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यूमुलेटिव वर्सेस नॉन क्यूमुलेटिव? तो क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि अगर आपने उनको किसी ईयर में डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया, डिविडेंड अगर आपने उनको किसी पर्टिकुलर ईयर में नहीं दिया, तो उनका डिविडेंड क्यूमुलेटिव हो जाता है और वो क्या बन जाता है? एरियर बन जाता है, एरियर। और आपको उस डिविडेंड को नेक्स्ट ईयर में डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ता है। और नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड, नॉन क्यूमुलेटिव में हो जाता है लैप्स। इसमें आपको क्या करना पड़ता है? देना ही पड़ता। मतलब अगर आपने किसी एक साल डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है तो वो क्या हो जाता है? एज ए एरियर आपकी क्या हो जाती है? लायबिलिटी बन जाती है। तो यहां तो आप वो हम नेक्स्ट ईयर नहीं पे कर सकते नॉन क्यूमुलेटिव में। हाँ, तो ये हमारा एरियर्स है और ये हमारा क्या होगा? लैप्स हो जाता है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया हम। तो सर इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो अब आप बड़े ध्यान से सुनना। अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है और अगर आपने किसी ईयर में डिविडेंड को डिक्लेयर्ड नहीं भी किया है, इवन दो डिविडेंड नॉट डिक्लेयर, स्टिल आपको क्या करना पड़ेगा? सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। स्टिल यू हैव टू सब्सट्रैक्ट फ्रॉम दी नेट इनकम। अगर आपने उसको नहीं भी दिया है, नहीं भी प्रोवाइडेड किया है, नहीं डिक्लेयर किया, तो भी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में हम क्या करेंगे? उसको माइनस करेंगे। सर क्यों माइनस करेंगे बता सकते हैं? क्योंकि वो क्या है? एरियर हो जाता है। तो जिस ईयर में आपने 2021 में चाहे डिक्लेयर किया हो या ना किया हो, आपको अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू कॉमन स्टॉक को कैलकुलेट करते समय क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के ऊपर बकाया डिविडेंड को सब्सट्रैक्ट करना। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव में ओनली व्हेन डिक्लेयर। तो जब आप उसको डिक्लेयर्ड कर देते हैं तभी आप उसको यहां पर क्या करेंगे? माइनस करेंगे नॉन क्यूमुलेटिव। क्यों करेंगे माइनस? डिक्लेयर किया तो। अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया तो आपको यहां पर सब्सट्रैक्ट करना नहीं है। क्यों नहीं करना है सर? उसका सिंपल रीजन है, क्योंकि नॉन क्यूमुलेटिव है ना, अगले साल वो क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। तो जो चीज लैप्स हो जाने वाली है उसको हम किसी भी केस में माइनस नहीं कर सकते अगर वो डिक्लेयर नहीं है। तो ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए यहां पर आपको ध्यान रखना है कि पेड वर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट। पेड
डिविडेंड पेड इग्नोर करना है, हमने क्या वर्ड ध्यान रखना है, डिविडेंड डिक्लेयर्ड। तो डिविडेंड पेड से कोई मतलब नहीं कि आपने पे कितना किया है, आपको देखना है कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो सर कुछ भी नहीं लिखा तो भी माइनस करना है, और नॉन क्यूमुलेटिव में केवल कब माइनस करना है, जब ओनली डिक्लेयर। तो ये माइनस करने के बाद जो आएगी उसी को हम क्या बोलेंगे, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। यहां पे किसी को कोई दिक्कत समझने में? प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, अभी ग्रुप पर डाल दूंगा। अब क्योंकि अभी हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, अब दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं बोनस शेयर का। देखिए यूएस में बोनस शेयर का एक वर्ड दूसरा यूज किया जाता है, इसको बोला जाता है स्टॉक डिविडेंड। क्या बोला जाता है? तो ये वर्ड बोनस शेयर वर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने सिर्फ अंडरस्टैंड के लिए लिख के दिया, मैं हटा दे रहा हूं। तो स्टॉक डिविडेंड का क्या मतलब होता है सर? स्टॉक डिविडेंड मतलब अगर आपने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कुछ शेयर विदाउट एनी फर्दर अमाउंट रिसीव किए दिया है, कुछ भी पेमेंट आपने लिए बगैर उनको क्या कर दिए हैं, शेयर इशू कर दिए, इसको बोला जाता है स्टॉक डिविडेंड। ठीक है सर, स्टॉक डिविडेंड इसको हम बोलते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए कि स्टॉक डिविडेंड के केस में जो टाइम पीरियड को कंसीडर नहीं किया जाता, मतलब इसको ये मान के चलते हैं कि जो स्टॉक डिविडेंड है, जो बोनस शेयर है, वो अर्लीस्ट पीरियड से ही क्या है, आउटस्टैंडिंग है। अब सर ये तो आपने थ्योरेटिकली समझा दिया, हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझा दीजिए। चलिए तो एग्जांपल बनाते हैं बस, और एग्जांपल हम दो बनाएंगे ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सके। एक सिंपल एग्जांपल बनाएंगे और एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे। तो सिंपल एग्जांपल नंबर 1, सर जी आप कहना चाह रहे हो कि ये कंपनी है 01/2021 में उसके ओपनिंग आउटस्टैंडिंग शेयर हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग शेयर 15,000 शेयर हैं उसके पास ऑलरेडी, और उसने 31 जुलाई को 25,000 शेयर और इशू किए। मुझे बताइए उसके नंबर ऑफ शेयर में कितने लूं, और मान के चलिए उसकी अर्निंग थी लेट से 1,60,000, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर टू कॉमन स्टॉक थी। इक्विटी वर्ड में बोल रहा हूँ, यूएस में उसको कॉमन स्टॉक बोलते हैं। तो 1,60,000 मेरी अर्निंग थी। मुझे बताइए इस एग्जाम्पल में देखिए, अगर आपने मेरे से केवल थ्योरी सुना है तो क्या बेसिक अर्निंग पर शेयर होना चाहिए? मैंने आपको 1 मिनट का मौका दिया। ये 25,000 नॉर्मल शेयर है, बोनस शेयर? ये बोनस शेयर है, ये बोनस शेयर दिए मैंने, बोनस पढ़ रहे हैं ना, बोनस। तो ईपीएस बेसिक अर्निंग पर शेयर क्या होना चाहिए आपका? अच्छा, कल से हमारा ऑडिट का पहला लेक्चर है, सैटरडे संडे हमारा ऑडिट क्लासेस होंगी 4:30 to 5:30 टुमारो, सैटरडे संडे। बहुत सरल एग्जाम्पल था यार ये तो। सर हमने बोला 15,000, ये तो शुरुआत से ही है, ये हमने 31 जुलाई को इशू किया। हमने बोला बोनस शेयर में तो टाइम का इम्पैक्ट देना ही नहीं है, तो सीधी बात है 15,000 प्लस
25,000 इजिकल टू 40,000। तो बस 1,60,000 डिवाइडेड बाई 40,000 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा बेसिक अर्निंग पर शेयर आ गया। हमने 31 जुलाई को कंसीडर ही नहीं किया, हमने टाइम फ्रेम को इग्नोर कर दिया। गेटिंग माई पॉइंट? अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल बना लेते हैं। मान के चलिए यही एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 2। ये मेरे एग्जाम्पल आप बड़े ध्यान से समझना, इसी के बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। बहुत लेमन टर्म में समझा रहा हूं मैं। 15,000 शेयर थे ऑलरेडी मेरे पास जनवरी 1, 2021 को। सर मैंने कैश में शेयर इशू किए, न्यू शेयर, मैं बोनस नहीं बोल रहा हूं, मैं स्टॉक डिविडेंड नहीं बोल रहा हूं, मैंने नए कैश में इशू किए हैं 25,000 शेयर। अब ये मैंने किए 30 जून को, और उसके बाद मैंने 30 सितंबर को 1:1 के रेशो में नए शेयर इशू कर दिए। 1:1 स्टॉक डिविडेंड, ये लिख दे रहा हूं। आपने वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर का कैलकुलेशन बताना। छोटा सा एग्जांपल है सर, शुरू में 15,000 थे, 25 जून को मैंने नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, रोहन कैलकुलेट करके बताओ कितने आने चाहिए। 1 मिनट का मौका दे रहा हूं मैं, जब तक इसको वीडियो को स्पॉट वो कर देता हूं, पॉज। चलो तुम्हारा कैलकुलेशन आया है 60,000। तो हमने सबसे पहले लेना है 1 जनवरी, प्रोडक्ट मेथड, जो हमारी प्रोडक्ट मेथड है ना। तो सर 01/2021 को मेरे पास थे भले 15,000, लेकिन उसमें मैं प्लस 15,000 और कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमने क्या माना, बोनस शेयर स्टार्टिंग से आउटस्टैंडिंग होते हैं। तो मेरे पास देखा जाए तो एक्चुअल में कितने शेयर हैं, 30,000 है। और 30,000 शेयर एज इट इज कितने दिन रहे? पहला चेंज कब आ रहा है? 6 मंथ। 30 जून को मेरे पास, सॉरी 30 जून को मेरे पास कितने शेयर हो और होना चाहिए? कितने इशू किए मैंने? 25। लेकिन 25 के ऊपर फिर से बोनस मिल गया, तो यहां से डेट ऑफ इशू से आ जाएगा, तो वो कितने हो गए? 50 + 30 कितने थे पहले से थे, तो ये कितने हो गए? 80,000। ये कितने महीने रहे एज इट इज? 6 मंथ। ये भी कितने रहे? तो सर 30 का आधा, या तो दोनों को जोड़ के 1/12 कर दें, इंटू 1/12, सॉरी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, यहाँ गलत किया मैंने भी। ये हो जाएगा 1,80,000 और ये 80,000 इंटू 6, मल्टीप्लाई करते हैं ना हम दोनों को। तो 6,60,000 डिवाइडेड बाई 55,000 is the weighted average outstanding share. ये हमारे वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर के लिए। किसी को कोई डाउट है या पूछ सकते हैं? सर हमने 15,000 + 15,000 हमने 1 जनवरी को क्यों लिया है? क्योंकि हमने बोनस कब दिया है? 30 सितंबर को दिया। तो क्या इनको बोनस देंगे कि नहीं, मुझे बताइए। इनको भी 15 मिला होगा,
और हमने क्या बोला, बोनस में हम टाइम को कंसीडर नहीं करते, तो ये तो पहले से इशू थे, मतलब इनके ऊपर यहीं से ले लिया हमने। और यहां पर 30 जून से क्यों लिया, जब ये शेयर 30 जून में इशू किए तो इसका बोनस भी यहीं से स्टार्ट करेंगे ना। ये वाले शेयर कब इशू किए थे हमने, जून में इशू किए, तो 25 25 50 कर दिए हमने, और 30 पहले से थे तो आउटस्टैंडिंग हो गए 80। और जून से लेके दिसंबर तक कितने महीने होते हैं, 6 महीने, या 30 से लेके 6 महीने, तो 3 छंग 18 180 और 480 और ये कर लिया, और उसके बाद हमने 1/12 कर दिया। तो ऐसे आपको स्टॉक डिविडेंड का क्या है, कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। स्टॉक डिविडेंड मतलब बोनस शेयर, कंपनी के द्वारा कोई भी फंड मिल नहीं रहा है और बदले में हम क्या कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट बेसिक अर्निंग पर शेयर। अगला कॉन्सेप्ट जो हम सीखने जा रहे हैं उसको बोलते हैं DEPS। DEPS का मतलब होता है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। क्या होता है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर? डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है? अगर मैं आपसे पूछूं, एक सेकेंड आप बताइए जरा, डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है? डाइल्यूशन वर्ड का हिंदी मीनिंग क्या है? कम होना। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर इसका मतलब जो आपका बेसिक अर्निंग पर शेयर है, बेसिक अर्निंग पर शेयर वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो कम होने के लिए एक वर्ड हम सीख रहे हैं, पोटेंशियल कॉमन शेयर। यहां पे वर्ड में क्या सीख रहा हूं, पोटेंशियल कॉमन स्टॉक। उसके लिए हमें सबसे पहले ऐसे पोटेंशियल कॉमन स्टॉक को पता करना पड़ेगा जिनको की इक्विटी, जिनको की कॉमन शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है, जो एक्चुअल में अभी कॉमन शेयर नहीं है, लेकिन उनको किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट किया जा सकता है। सर एग्जांपल के सब थ्रू समझाइए। एग्जांपल तो हमने यहां एग्जांपल लिया कन्वर्टेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। हमने क्या करा, बॉन्ड इशू किए और हमने उनको इशू करते समय एक ऑप्शन दे दिया कि आप क्या कर सकते हैं, सर्टेन पीरियड के बाद हम उसको क्या करेंगे, कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट कर। तो ये क्या है, हमारे पोटेंशियली कॉमन स्टॉक है। इनको फ्यूचर में क्या किया जा सकता है, कॉमन स्टॉक में बदला जा सकता है। ठीक है सर, इनको कॉमन स्टॉक में बदल सकते हैं फ्यूचर में, आप ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू अब हम DPS निकालते हैं। मैं एक एग्जाम्पल बनाऊंगा DPS का। ठीक है सर, हम एग्जाम्पल समझते हैं। मान के चलिए कंपनी थी, उनके पास ऑलरेडी कॉमन स्टॉक इशूड थे। कॉमन स्टॉक उनके पास थे 10,000 और उनकी जो अर्निंग थी वो लेट से 50,000 थी। कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में बॉन्ड भी थे, और बॉन्ड मान के चलिए कंपनी के पास 5,000 बॉन्ड थे नंबर, और एक बॉन्ड की जो पार वैल्यू थी ना, वो मान के चलिए आप 100 रुपीज़ थी। 100 रुपीज़ का एक बॉन्ड था और हमने उनके ऊपर इंटरेस्ट देना था, वो लेट से 12% इंटरेस्ट देना था। एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मान के चलिए यूएस में जो टैक्स की रेट है वो 30% है। ठीक है सर, आप कहना चाह रहे हैं कि कॉमन स्टॉक 10,000 थे, बॉन्ड 5,000 थे, और पार वैल्यू जो थी उनकी वो 100 रुपीज़ पार वैल्यू के बॉन्ड थे। ठीक है, 12% इंटरेस्ट देते थे, टैक्स रेट 30%। और ये अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑलरेडी है। ये अर्निंग एट्रीब्यूटेबल मतलब इसमें से इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ माइनस है, टैक्स ऑलरेडी माइनस है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। मैंने बोला ना अर्निंग एट्रीब्यूटेबल, तो ये टैक्स का इंपैक्ट नहीं देना है।
कंपनी क्या कर रही है, उनको ऑप्शन दे रही है, ऑप्शन कन्वर्टेबल ऑप्शन था उनके पास कि वो क्या कर सकते हैं 1:1 में कॉमन स्टॉक में क्या हो सकते हैं, 1:1 में कॉमन स्टॉक में उनको क्या कर सकते हैं, हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमने उनको इशू करते समय ऑप्शन दे दिए। अब मुझे दो चीज़ें निकालनी है यहाँ पे, एक तो मुझे DEPS निकालना है, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालना है, और एक बेसिक अर्निंग पर शेयर का कैलकुलेशन करना है। तो सर डाइल्यूशन और बेसिक में डिफरेंशिएट अब हम करेंगे। तो डाइल्यूशन और बेसिक में डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले हमको बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालना पड़ेगा। तो सर बेसिक अर्निंग पर शेयर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, तो हमने सीखा हुआ है सर, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर कॉमन शेयर डिवाइडेड बाई वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर। तो हमारी यहाँ पे 50,000 आउटस्टैंडिंग अर्निंग थी, आउटस्टैंडिंग शेयर कितने थे, 10,000 थे, तो हमारा BEPS तो 5 आ गया है सर, 5 रुपये आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करें, DEPS का कैलकुलेशन सीख रहे हैं, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। तो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर के लिए हमें कुछ कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। हमने क्या बोला, डाइल्यूशन का मतलब क्या बताया मैंने आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन, जिससे कि आपका बेसिक अर्निंग पर शेयर क्या है, कम हो जाए। जो 5 रुपये बेसिक अर्निंग पर शेयर है ये कम हो जाए, तभी हम उसको डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर बोलते हैं। तो सर इसके लिए हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमें, अगर हम इस बॉन्ड को कन्वर्ट कर देते हैं तो सेविंग कितने की होती है, इनकम। तो सर हमें एक इंटरेस्ट की सेविंग हो जाएगी। सर इंटरेस्ट की क्यों सेविंग होगी, अरे इंटरेस्ट की सेविंग इसलिए होगी, जो 12% इंटरेस्ट देना पड़ा था अब वो कॉमन स्टॉक में बदल जाएंगे तो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो सबसे पहले इंटरेस्ट की सेविंग निकाल लें। तो सर 5,000 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड की कीमत 100 थी, कितना परसेंट इंटरेस्ट देते थे, 12%, नहीं 12%। तो इंटरेस्ट की सेविंग बन जाएगी हमारी कितनी, 60,000। लेकिन इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो उसके कारण हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से। इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। इंटरेस्ट की ये सेविंग हो जाएगी, जो इंटरेस्ट का खर्चा हम देते थे अब वो नहीं देना पड़ेगा, तो उसके कारण हमारे इनकम स्टेटमेंट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, हमारा प्रॉफिट क्या है, बढ़ जाएगा। और अगर हमारा प्रॉफिट 60,000 से बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे टैक्सेशन के ऊपर भी इंपैक्ट आ जाएगा। हमारी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। टैक्स की लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो मतलब हमें टैक्स सेविंग की जगह टैक्स लॉस हो जाएगा। कितने का लॉस हो जाएगा सर, 30% का। तो यहाँ पे 60,000 का 30% होता है 18,000, तो 18,000। तो इसका मतलब नेट ऑफ टैक्स जो है, नेट ऑफ टैक्स सेविंग कितने कहलाएगी हमारी, 42,000 की। तो ये 42,000 की हमारी सेविंग हो गई। तो इसका मतलब हमारी पहले इनकम कितनी थी सर, पहले हमारी इनकम थी कितनी लिखी थी मैंने, 50,000। लेकिन अगर हम उसको कन्वर्ट कर देते तो हमारी इनकम कितने से बढ़ जाएगी, 42,000 से। तो हमारी नेट इनकम कितनी हो जाएगी आफ्टर कन्वर्जन, 92,000। लेकिन नंबर ऑफ शेयर भी बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। सर पहले तो कितने थे, पहले कॉमन स्टॉक थे 10,000, प्लस इनको हमने क्या बोला 1:1, मतलब 5,000 वालों को 5,000 और दे देंगे। तो ये 5,000 से हमारे कॉमन शेयर बढ़ जाएंगे, तो हमारे कॉमन शेयर कितने हो गए, 15,000। तो इसका मतलब हमारा न्यू EPS हम चेक करते हैं क्या होने वाला है। तो 92,000 डिवाइडेड बाई 15,000, 6.13। तो मुझे बताइए पहले कितना था, 5 था, कन्वर्जन होने के बाद 6.13। इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। तो इसको डाइल्यूटिव नहीं है, इसको फिर हम क्या बोलेंगे, एंटी डाइल्यूटिव। अगर 5 से कम हो तभी वो क्या कहलाएगा। तो सर हम एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हमने इनको ऑप्शन ज़्यादा का दे दिया कि 1 की जगह हम आपको क्या देने वाले हैं, 5 देने वाले हैं।
अगर आपके पास एक बॉन्ड है तो हम आपको 5 देने वाले हैं। तो मुझे बताइए नए बॉन्ड कितने हो जाएंगे अब इसी एग्जांपल में? नए शेयर कितने हो जाएंगे? 5 की जगह 5 स्टॉक देने तो 25,000 हो जाएंगे ना। तो ये कितने हो गए? 35,000। तो अब मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ तो वो 92,000 डिवाइडेड बाई 35,000 या नया ईपीएस कितना हो गया? तो इसको क्या बोलेंगे? मैंने आपको दोनों का एग्जांपल एक साथ समझा दिया। अगर 1:1 बोलते तो वो एंटी डाइल्यूटिव, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जन के कारण मेरी अर्निंग पर शेयर जो है वो बढ़ने की जगह क्या हो गई है, तो कम होने की जगह क्या बढ़ गई। तो जब बढ़ जाती है तो इसको क्या बोलते हैं? एंटी डाइल्यूटिव, मतलब डाइल्यूटेड नहीं आपका बेसिक अर्निंग पर शेयर ही नहीं। और अगर कम हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूटेड। ये हमारा एग्जाम्पल था बॉन्ड का। अगर क्वेश्चन में मैं आपको एक मौका देता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि आप टाइम पीरियड हम इसमें भी कंसीडर करेंगे ना। हाँ, वो अभी एक अलग चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम, बिल्कुल उस बात के ऊपर। अभी हम उस टाइम पीरियड को थोड़े से बाद में डिस्कस करेंगे, ऐसे करेंगे, पर अभी हमने इसको डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट है। अब मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल, इसी में बॉन्ड की जगह अगर यहाँ पर इसको प्रेफरेंस शेयर कर दूं और इंटरेस्ट की जगह डिविडेंड कर दूं, तो मुझे आप लोग बताएंगे यही सारी चीजें हैं। 1 की जगह मैंने 1:5 करा हुआ है। नया डीपीएस बताना है आप लोगों ने, मैंने आपको 5 मिनट का मौका दिया। मैंने डिविडेंड की जगह प्रेफरेंस शेयर की, उसके कारण क्या इंपैक्ट पड़ेगा सर प्रेफरेंस शेयर के कारण, आपको बताना है। हाँ जी, इतना टाइम। सो देखिए, मैंने यहाँ पे प्रेफरेंस, तो प्रेफरेंस शेयर में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि बस ये टैक्स का इम्पैक्ट नहीं देते, क्योंकि डिविडेंड के कारण कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, बाकी सब कुछ सेम रहे।
तो सर यहाँ पर अर्निंग कितने से बढ़ेगी? देखिए प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड में टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता, टैक्स के बाद डिविडेंड आता है। तो सर हम 12% के हिसाब से डिविडेंड दे रहे थे, मतलब कितना? तो सर 5000 के बॉन्ड थे इंटू 100 इंटू 12%, मतलब हमारी सेविंग केवल कितने होने वाली है? 60,000 की। तो सर हमारी पहले इनकम थी 50,000, उसमें 60 और जोड़ दें तो ये हो गई हमारी 1,10,000। नंबर ऑफ शेयर वो 1:5 का दिया 25,000, और पहले कितने थे मेरे? 10, तो 35,000 शेयर। तो सर 1,10,000 डिवाइडेड बाई 35,000, तो 3.149। तुमने इतना ही दिया था रोहन? बस। तो दिस इज ऑल अबाउट अर्निंग पर शेयर, इतना ही लेवल है। बस एक छोटा सा एक ऑप्शन का कॉन्सेप्ट हम कल के लेक्चर में लेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो कल हमारी 4:30 बजे क्लास होगी, ऑडिट का पहला लेक्चर होगा डे 1। संडे सैटरडे हमारा ऑडिट का क्लासेस होती है, बाकी रेस्ट ऑफ द डेज आपकी जो कल आपको बता दूँ। चलिए ये लेक्चर मैं थोड़ी देर बाद यूट्यूब पे भी डाल दूंगा तो आपको मिल जाएगा।